प्यारे बच्चों, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। हमारा दावा है यह वीडियो लंबा ज़रूर है, लेकिन इसको आप लोग ध्यान से देखने के बाद अपवर्तन के जितने भी क्वेश्चन हैं सब के सब आप लोग बना लेंगे। हेलो स्टूडेंट, आपका फिजिक्स गैलेक्सी निहारिका क्लासेज में नीरज गुप्ता के साथ स्वागत है। आज बच्चों हम लोग प्रकाश में अपवर्तन को पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले एक आप लोग एक्सपेरिमेंट देखिए। आइए ये देखिए, मैं एक प्रयोग कर रहा हूँ। आप यहाँ पर क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? आप लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं? प्रकाश की किरण हवा में ऐसे जा रही सीधी, तो इसको आगे सीधी जाना चाहिए, लेकिन ये मुड़ क्यों रही है? मेरे को समझ नहीं आया। क्या आप ये प्रकाश का मुड़ना देख रहे हैं? क्या आपको ये प्रकाश का मुड़ना दिख रहा है? ये आप देखिए, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आप देख रहे हैं, ये आपतित किरण है और पानी के अंदर अपवर्तित किरण है, और यहाँ पर एक अभिलंब खींच दिया जाएगा, तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों के तीनों एक ही समतल में होते हैं। अगर मैंने इसको ऐसे किया हुआ तब नहीं दिखेगा, इसका मतलब आपतित किरण का समतल अलग है। लेकिन अगर मैंने इसी प्लेन पर लाइट को डाला हो, लाइट को आपतित कराया हुआ है, तो आपको ये अपवर्तन की घटना बिल्कुल साफ समझ में आएगी। आप ये देख रहे हैं, ऊपर की ओर माध्यम हवा है और नीचे की ओर का माध्यम जल है। तो प्रकाश की एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर उसका मुड़ जाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर विचलित हो जाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। अगर मैंने इस प्रकाश को बिल्कुल सीधा इंसिडेंट कराया हुआ है, आप ये देख रहे हैं, अगर मैंने इस किरण को बिल्कुल सीधा इंसिडेंट कराया हुआ है, तो अपवर्तन के पश्चात भी प्रकाश की किरण सीधी ही निकल जाती है, क्योंकि यहाँ पर अभिलंबवत आपतन हुआ है। आप देख रहे हैं, प्रकाश की किरण को अभिलंबवत आपतित कराने पर अपवर्तित किरण सीधी निकल जाती है। अब ध्यान दीजिए, ये प्रयोग आप पानी के साथ भी कर सकते हैं। ये देखिए, अभिलंब से दूर हट रही है ना, नीचे की ओर प्रकाश की किरणें वापस आ रही हैं, दिख रहा ना? बिल्कुल आपको दिख रहा होगा। अब ये देखिए, हम लोग आपतन को मान बढ़ा रहे हैं, तो धीरे धीरे ये स्थिति आ गई क्रांति कोण की स्थिति। ये अपवर्तित किरण इधर की ओर झुक रही है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, ये झुक रही, और ये देखिए यहाँ आप देखिए अपवर्तित किरण झुक रही, और ये क्रांति कोण जैसी स्थिति आ रही है, और इसके बाद किरण वापस इसी माध्यम में वापस आ रही है। इसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। जब ये एक ही प्लेन में आ जाते हैं तभी आपको ये दिखाई देगा। ये देखिए, अपवर्तन हुआ, और ये देखिए इसके बाद किरण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया। ये ध्यान। आइए एक प्रैक्टिकल और करते हैं। इस नींबू को मैं पानी में डाल रहा हूँ, इसकी चाल बढ़ेगी या घटेगी? आपका क्या जवाब होगा? आपका जवाब होगा कि इसकी चाल घट जाएगी। बिल्कुल यही ऐसा ही कारण अपवर्तन का भी है। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में लाइट रे जाती है, तो उसकी चाल चेंज हो जाती है। यही अपवर्तन की घटना का कारण है। बहुत मज़ा आया हम लोग को एक्सपेरिमेंट करने में, और हमने बिल्कुल देखा हुआ प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गई तो कैसे वो मुड़ गई, कैसे वो अपना रास्ता भूल गई।
तो इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। आइए इसकी डेफिनेशन को हम लोग समझ लेते हैं। जब प्रकाश की किरण तिरछी आपतित होकर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने मूल मार्ग से हट जाती है। इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन अर्थात रिफ्लेक्शन कहते हैं। एक बार फिर से, जब प्रकाश की किरण तिरछी आपतित होकर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा कि विचलित होना या हटना बात एक ही है। अब आपने देखा होगा कि प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में कैसे जा रही। तो यहाँ पर हमने एक फिगर बनाया हुआ, ये क्या है, ये दो माध्यमों को अलग करने वाला एक तल है, एक सरफेस है, एक पृष्ठ है, एक बाउंड्री है। तो यहाँ से प्रकाश की किरण आपने देखा हवा से प्रकाश की किरण पानी में गई, तो यहाँ प्रकाश की किरण PQ आपतित किरण है और Q आपतन बिंदु है। जहाँ पर प्रकाश की किरणें गिरी, जहाँ पर गिरी उसे आपतन बिंदु कहा जाएगा। क्योंकि प्रकाश की किरण को जाना चाहिए था ऐसा सीधा, लेकिन नहीं, प्रकाश की किरण ऐसे सीधी नहीं जाएंगी, वो अपना रास्ता चेंज कर लेंगी। तो इस प्रकार से PQ किरण अपवर्तित होने के बाद QR दिशा में निकल जाती है। अब यहाँ पर हम आपतन बिंदु से एक अभिलंब खींच देते हैं। अभिलंब इस पृष्ठ पर 90 अंश की रेखा होती है, इसे कहा जाता है अभिलंब। अभिलंब हम लोग क्यों इसलिए खींचते हैं, ताकि हम लोग आपतन कोण और अपवर्तन कोण को नाप पाए। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये अभिलंब है और ये आपतित किरण है, इसके बीच का कोण क्या होगा, आपतन कोण होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, I से लिखा जाएगा इसको। और ये अभिलंब है और ये क्या हुआ, अपवर्तित किरण हुआ। तो रिफ्लेक्टेड रे है, इसलिए ये क्या हुआ, अपवर्तन कोण, इसको R से लिखा जाएगा। ठीक है, आपको क्लियर हो रहा होगा, बिल्कुल मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये I हो गया और ये R हो गया। I आपतन कोण, R अपवर्तन कोण। अब एक दूसरा केस ये भी हो सकता है कि प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएं। अब आप लोग जरा एक बार माध्यम समझ लीजिए। आप लोग अक्सर हम लोग देखा करते हैं कि आप लोग माध्यम जान ही नहीं पाते हो माध्यम क्या होता है। अब यहाँ पर देखा किरणें एयर से वाटर में गई, तो एयर की कण बेटा दूर दूर होते हैं ना, इसलिए ये विरल माध्यम है, इसको हम लोग रेयरर मीडियम कहेंगे। और वाटर क्या है, वाटर सघन माध्यम है, क्योंकि वाटर में कण पास पास होते हैं तो इसे डेंसर कहा जाएगा। तो आप लोग समझ गए कि माध्यम अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर एक बात और ध्यान देने की बात है, एक आपको मिसकंसेप्शन होगा कि आप लोग समझ रहे होंगे कि जिसका घनत्व ज़्यादा होता है, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, उसका अपवर्तनांक ज़्यादा होता है। बेटा एक बात ध्यान रखना, अपवर्तनांक केवल चाल पर निर्भर करता है, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। इसलिए केवल मोटी मोटी तौर पर बात है कि एयर के कण दूर दूर हैं तो वो विरल माध्यम हो गया, और वाटर के कण पास पास है इसलिए सघन माध्यम हो गया। ठीक है, लेकिन जैसे केरोसिन का तेल है वो क्या है, वो ऑप्टिकली डेंसर है। डेंसर का मतलब ही कुछ होता है कि जहां पर चाल कम होगी वो डेंसर मीडियम होगा। अब आपने देखा होगा केस 2, जब किरणें पानी से हवा में जाती तो अभिलंब से दूर हट जाती हैं। या हम लोग ऐसे कहें, अगर हम लोग इस एयर बबल को देख रहे हैं, इस पेपर वेट के अंदर एयर बबल को देख रहे हैं, तो एयर बबल से आने वाली किरणें कांच से होते हुए, हवा में होते हुए हमारी आंख की रेटिना पर इमेज बनाएंगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश की किरणें जा रही हैं। तो क्या देखेंगे आप, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश की किरणें जा रही हैं। ये किरण ऐसे गई और किरण को जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन वो ऐसे नहीं जाएंगी, वो
कुछ वो हट जाएंगी। क्योंकि यहाँ पर किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही थी तो वो अविलंब से दूर हट जाएंगी। और हमने यहाँ पर एक अविलंब खींच दिया हुआ है, तो आप लोग देख रहे होंगे ये PQ आपतित किरण है और QR अपवर्तित किरण है। अविलंब और आपतित किरण के बीच का कोण आपतन कोण I होता है और अविलंब और अपवर्तित किरण के बीच का कोण अपवर्तन कोण R कहलाता है। बिल्कुल आप लोग यहाँ समझ गए होंगे। जरा एक बात और करते हैं, कभी कभी आप लोग कहते हो कि किरणें कैसे कहाँ जा रही हैं, कैसे क्या हो रहा है, आपको समझ नहीं आता है। तो आपको हम एक एग्जाम्पल देते हैं तो शायद आपको काफ़ी अच्छा लगेगा और आप लोग समझ जाएंगे कि प्रकाश की किरणें कैसे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चलती है। आप ध्यान दीजिए, मैं एक तालाब के किनारे खड़ा हूं, मैं एक तालाब के किनारे खड़ा हूं और ये मछली है, फिश है। मछली हमको देख रही है और हम मछली को देख रहे हैं। तो यदि मछली हमको देख रही है तो इसका क्या मतलब हुआ? हमसे आने वाली प्रकाश की किरणें हवा से चलकर पानी में अपवर्तित होती हुई मछली की आंख की रेटिना पर पड़ी। तो यहां पर किरणें हवा से, एयर से वाटर में गई, तो इस प्रकार से प्रकाश का अपवर्तन हवा से पानी में हुआ। तो इस प्रकार से आप लोग देख रहे हैं किरणें एयर से वाटर में गई और वो अविलंब की ओर झुक गई। अब यदि हम मछली को देख रहे होंगे तो मछली से आने वाली प्रकाश की किरणें ऐसे जाएंगी और ऐसे अविलंब से दूर होती हुई हमारी आंख की रेटिना पर इमेज बनाएंगी। हमने यहाँ पर प्रकाश की किरणों का मार्ग इस प्रकार से दिखाया हुआ है, क्योंकि आप लोग जान लीजिए लाइट जिस रास्ते से आती है उसी रास्ते से वापस भी जाती है, क्योंकि ये प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत है, रिवर्सिबिलिटी ऑफ द लाइट का सिद्धांत है। तो ध्यान रखिएगा, अगर हम लोग यहाँ पर एक मिरर लगा दें बिल्कुल 90 अंश पर, तो प्रकाश की किरणें ऐसे ही जाएंगी, गारंटी है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग अपवर्तन के नियम को जानने का प्रयास करते हैं। अपवर्तन का नियम नंबर 1 बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि प्रकाश के परावर्तन का नियम है। नियम नंबर 1 क्या कहता है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अविलंब तीनों के तीनों एक ही समतल पर होते हैं। अर्थात अगर हम लोग इसको अविलंब बना देते हैं तो क्या होगा? ये आपतित किरण है, ये अविलंब है और ये अपवर्तित किरण है। देख रहे हैं ये तीनों के तीनों एक ही समतल पर है। ऐसा नहीं हो सकता है कि अपवर्तित किरण ऐसे हो जाए या अविलंब ऐसे हो जाए या आपतित किरण ऐसे हो जाए। अगर होंगी तो तीनों के तीनों एक ही समतल पर होंगी। और आपने इस एक्सपेरिमेंट में भी देख लिया कि लाइट रे कागज के तल पर जब पड़ रही थी तो ऐसी ही किरण आपको दिखाई दे रही थी। क्योंकि कागज नीचे से फूल गया हुआ था, तभी कुछ उसका हिस्सा कुछ फूला हुआ था वो पीछे की ओर हो गया था, तो उस जगह लाइट नहीं पड़ रही थी। तो यहाँ से आप लोग कह सकते हो कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों के तीनों एक ही समतल पर होते हैं। और दूसरा जो नियम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे कि कहा जाता है स्नेल का नियम। स्नेल का नियम क्या कहता है, जरा आइए समझ लेते हैं। स्नेल का नियम, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियत राशि होता है। अर्थात आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का क्या अनुपात, अनुपात मतलब बटे। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, एक नियत राशि होता है, अर्थात कांस्टेंट होता है।
तो क्या हुई परिभाषा? किसी विशेष रंग की प्रकाश की किरण के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। और आपने त्रिकोणमिति में पढ़ा हुआ है, ज्या को क्या बोलते हैं? साइन बोलते हैं। तो यहां से साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को कहा जाता है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। अब यहां से 1n2 को n2 अपान n1 लिखा जाएगा। तो यहां से क्या हुआ? साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू n2 अपान n1। यहां से एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट आता है, n1 साइन आई इज इक्वल टू n2 साइन आर। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, कोई आपको बताता नहीं है, लेकिन हम लोग इस ढंग से लिखते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। यदि पहले माध्यम का अपवर्तनांक n1 लिखा जाए और दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक n2 लिखा जाए तो n1 साइन आई इज इक्वल टू n2 साइन आर। कैसे याद करने का तरीका है? n1 साइन आई इज इक्वल टू n2 साइन आर। ये बहुत ही स्टैंडर्ड रिजल्ट है, हमको खेद है कि किताबों में लिखा नहीं होता है। अब जरा ध्यान दीजिए, किताबों में जो n2 पर n1 भी नहीं लिखा होता, कभी कभी लिख देते हैं साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू n। लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा 1n2 को ही n लिखा जाता है सुविधा के लिए, ताकि आप लोग डरे ना आप लोग। लेकिन ये n है क्या? पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। चलिए अब n1 और n2 को हम लोग डिफाइन करते हैं। यहां पर n1 और n2 माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक हैं। तो अब यहां से निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यदि निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम को अपवर्तनांक लिया जाए तो उसे निरपेक्ष अपवर्तनांक कहा जाता है। निरपेक्ष का मतलब किसी के सापेक्ष नहीं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात, मतलब बटा, क्या कहलाता है? माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक। अर्थात निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात कहलाता है निरपेक्ष अपवर्तनांक। अब यहां से आप लोग ध्यान दीजिएगा, n और v एक दूसरे के उल्टे हैं। अगर v बढ़ेगा तो n घटेगा, और अगर v घटेगा तो n बढ़ेगा। अर्थात अगर एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम में जाने पर चाल घट रही है तो इसका मतलब क्या हुआ? पक्का है दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा होगा। अब यहां से जरा इस फार्मूले को हम थोड़ा और लिख लेते हैं। अब यहां से पहले माध्यम के अपवर्तनांक को क्या लिखा जाएगा? n1 इज इक्वल टू c अपान v1। पहले माध्यम में चाल प्रकाश की v1 है। c निर्वात में प्रकाश की चाल आपको बताया हुआ था 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। चाहे हवा कहा जाए चाहे निर्वात कहा जाए, दोनों में चाल लगभग प्रकाश की 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही होती है। तो n1 को क्या लिखा जाएगा? c अपान v1 साइन आई इज इक्वल टू n2 क्या लिखा जाएगा? c अपान, यहां पर ध्यान दीजिए दूसरी बार हमको पता है n2 है, तो n2 इज इक्वल टू c अपान v2। तो क्या लिखा जाएगा? c अपान v2 साइन r। c से c कैंसिल हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? साइन i, यहां से आप देखिए c से c कैंसिल हो रहे हैं तो v2 इधर जाएगा, तो v2 साइन i इज इक्वल टू v1, ये इधर जाएगा v1 साइन r। या इसको ऐसा लिखा जाए
साइन आई अपान साइन आई इधर आ गया इज इक्वल टू V1 और ये V2 किधर जाएगा। तो इस प्रकार से हमने I और R के रूप में V1 और V2 के मान प्राप्त कर लिए। यहां से आपको समझ में आ रहा है I का मान ज्यादा है तो V1 का मान ज्यादा होगा और R का मान कम है तो V2 का मान कम होगा। तो ये फार्मूला को चिल्ला कर बता रहा है, अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर किरणें अभिलंब की ओर झुक रही हैं तो इसका मतलब R कम है तो वहां पर चाल कम होगी। इसका मतलब जब प्रकाश की किरण विलंब माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो उसकी चाल कम हो जाती है और वो कुछ दब के चलता है। चलिए इस बात को हम लोग अभी आगे बताएंगे। चलिए बता ही देते हैं। जब प्रकाश की किरण विलंब माध्यम से सघन माध्यम में चलती है तो उसकी चाल कम हो जाती है और वो अविलंब की ओर झुक जाती है। जैसे आपसे कहा जाए कि आप एक खाली कमरे से खचाखच भरे हुए कमरे में जाएं, तो आप खाली कमरे में तो तेज चलेंगे लेकिन खचाखच भरे हुए कमरे में आप दब के चलेंगे और धीमे धीमे चलेंगे। और इसके विपरीत कहा जाए, अगर आप खचाखच भरे हुए कमरे से एक खाली कमरे में आ रहे हैं तो खचाखच भरे हुए कमरे में आप दबकर चलेंगे, आपकी चाल कम होगी। लेकिन जैसे ही आप खाली कमरे में आएंगे और आप फैल के चलेंगे, इसका मतलब अविलंब से दूर हट जाएंगे और आपकी चाल बढ़ जाएगी। इसको एज एग्जाम्पल समझा जा सकता है। अब जरा यहाँ पर इस फार्मूले को और आगे देखते हैं। क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है प्रकाश एक तरंग है तो वो V = n लैम्डा को फॉलो करेगी। तो इसका मतलब क्योंकि यहाँ पर हमने n का एक बार इस्तेमाल कर लिया हुआ है, आप कंफ्यूज ना हो जाएं, इसलिए हम लोग n की जगह न्यू का यूज करेंगे। ध्यान दिए। तो पहले माध्यम में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य λ1 है और दूसरे माध्यम में तरंगदैर्घ्य λ2 है। तो इसको क्या लिखा जाएगा? साइन आई अपान साइन R = V1 को क्या लिखा जाएगा? न्यू λ1 और V2 क्या लिखा जाएगा? न्यू λ2। ध्यान दीजिए, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी चाल बदल जाती है, तरंगदैर्घ्य बदल जाती है, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती है। इसीलिए हमने पहले माध्यम में भी और दूसरे माध्यम में भी प्रकाश की आवृत्ति को वही रखा हुआ है। तो ये न्यू से न्यू कट जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? साइन आई अपान साइन R = λ1 अपान λ। एक फार्मूला ये आ गया। और साइन आई अपान साइन R है क्या? n2 अपान n1। ये देखिए, यहां से हम लोग साइन आई अपान साइन R को n2 अपान n1 लिख सकते हैं। तो ये क्या हुआ? साइन आई अपान साइन R = n2 अपान n1। n2 अपान n1 = λ1 अपान λ2। यहाँ से क्या आया? n2 λ2 = n1 λ1 या λ2 = n1 λ1 अपान n2। ये क्या है? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी तरंगदैर्घ्य बदल जाती है और बदली हुई तरंगदैर्घ्य λ2 = n1 λ1 अपान n2 होता है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, चूंकि n1 λ1 = n2 λ2 होता है, n1 λ1 = n2 λ2। ध्यान दीजिए, n1 λ1 = n2 λ2। इसका मतलब क्या है? n लैम्डा का गुणनफल कांस्टेंट रहेगा
n बढ़ेगा तो लैम्डा घटेगा, n घटेगा तो लैम्डा बढ़ेगा। जैसे आप एक एग्जाम्पल समझ लीजिए, 1 इंटू 20 क्या होता है 20। ये चीज बढ़ा रहे हैं, पहली चीज 1 की जगह 2 कर दिया तो दूसरी चीज को घटाना पड़ेगा तभी 20 आएगा। और अगर इसको और बढ़ाएं 4 कर दिया जाए तो इसको घटाना पड़ेगा दूसरे वाले को, समझ रहे हैं ना। एक चीज बढ़ाओगे तो दूसरे को घटाना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है, यदि पहले माध्यम का अपवर्तनांक कम है तो पहले माध्यम में तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगी प्रकाश की, और यदि दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा है तो उस माध्यम में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कम होगी। चलिए, आपने अपवर्तन को समझ लिया हुआ है, अब कुछ कॉपी में लिख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, 1n2 को किसी किसी किताब में 1μ2 भी लिखा जा सकता है, क्योंकि n का प्रयोग हम लोग आवृत्ति के लिए करते हैं, इसलिए कहीं कहीं पर n की जगह म्यू का उपयोग किया जाता है। अब माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक, निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। अर्थात किसी भी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक इज इक्वल टू निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल अपान माध्यम में प्रकाश की चाल, भाग दे देंगे तो आपको आ जाएगा n इज इक्वल टू सी अपान वी। चूंकि c भी चाल है और v भी चाल है तो ये भी मीटर पर सेकंड में आएगी, ये भी मीटर पर सेकंड में आएगी, कट जाएगा तो क्या होगा, n एक मात्राहीन राशि हो जाएगी। और ध्यान रखना, अपवर्तनांक माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है और माध्यम के ताप पर निर्भर करता है। जैसे कुछ पदार्थों में ताप को बढ़ा दिया जाए तो अपवर्तनांक का मान घट जाता है। बच्चों, निरपेक्ष अपवर्तनांक के लिए एक बात और ध्यान रखिएगा कि अपवर्तनांक माध्यम की प्रकृति व ताप के साथ ही साथ प्रकाश के रंग पर भी डिपेंड करता है। अगर हमने इस कांच पर लाल रंग का प्रकाश डाला हुआ है तो अपवर्तनांक अलग आएगा, और अगर हमने नीले रंग का प्रकाश डाला हुआ है तो अपवर्तनांक अलग आएगा। तो हर एक कलर के लिए अपवर्तनांक अलग अलग आता है। जैसे एक ही आदमी का व्यवहार अलग अलग आदमी के लिए अलग अलग होता है, वैसे ही कांच में या किसी भी माध्यम में अलग अलग प्रकाश के रंग के लिए अपवर्तनांक अलग अलग होता है। आप लोग ये बात ध्यान रखिएगा कि कांच में बैंगनी रंग की चाल काफ़ी कम होती है, इसलिए कांच में चाल कम होगी तो बैंगनी रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक ज़्यादा होगा। लाल रंग की इस कांच में चाल ज़्यादा होगी, इसलिए लाल रंग के लिए अपवर्तनांक कम होगा। अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए कुछ टिप्स, ये देखिए, साइन आई अपान साइन आर क्या होता है, n2 अपान n1 होता है, और आपने जाना हुआ n2 क्या होगा, c अपान v2 होगा, और n1 अभी भी जाना हुआ c अपान v1 होगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू n2 अपान n1 इज इक्वल टू v1 अपान v2। चूंकि वेव में आपने पढ़ा हुआ है v इज इक्वल टू एन लैम्डा, हम लोग यहाँ n का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आवृत्ति को हम लोग न्यू से लिख रहे हैं, तो v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, v1 को हम लोग लिख सकते हैं न्यू लैम्डा 1, v2 को न्यू लैम्डा 2, क्योंकि आवृत्ति नहीं बदलती है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू n2 अपान n1 इज इक्वल टू v1 अपान v2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 अपान लैम्डा 2। अब ये एक फार्मूला है, लेकिन इससे कई फार्मूले बन जाएंगे, जरा ध्यान दीजिए। साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू n2 अपान n1 बन गया। और देखिए, साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू, इनको ले लो, v1 अपान v2 बन गया। और इसको ले लीजिए,
जैसा प्रश्न दिया होगा उसी के अकॉर्डिंग हम लोग फार्मूले का यूज करेंगे। लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा। और देखिए N2 अपॉन N1 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 लिखा जा सकता है। जैसी क्वेश्चन की मांग होगी वह उसी के अकॉर्डिंग फार्मूले यूज किए जाएंगे। N2 अपॉन N1 को इसके इक्वल कर लिया जाए, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 बन गया। इसी प्रकार से अब इनका जोड़ा बन जाएगा, तो V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। इस प्रकार से आपको ये फार्मूले मिल जाएंगे। तो कोई भी क्वेश्चन से बाहर नहीं आएगा आपके स्टैंडर्ड से, आप लोग सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए आंकिक प्रश्नों के लिए एक बात और ध्यान दीजिए। यदि प्रकाश की किरणें हवा से कांच में जा रही हैं, अर्थात एयर से ग्लास में जा रही हैं, तो क्या होगा? आप लोग इस्तेमाल कीजिए Na साइन I इज इक्वल टू Ng साइन R। एयर के लिए यहां पर ये I और R आप लोग जान गए होंगे। अब इसी प्रकार से अगर किरणें वाटर से ग्लास में जा रही हैं, किरणें पानी से कांच में जा रही हैं, तो ये वाटर हुआ, ये ग्लास हुआ। तो जल से कांच में जा रही हैं, तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे? W, तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे? NW साइन I इज इक्वल टू Ng साइन R। ये आप लोग जानते हैं, ये I है और ये R है। अब एक बात और ध्यान दीजिएगा, आपको दिया होता है हवा का अपवर्तनांक। हवा का अपवर्तनांक Na इज इक्वल टू 1 होता है। वाटर का अपवर्तनांक, ये सब निरपेक्ष अपवर्तनांक है, केवल लिख दिया जाता है कि जल का अपवर्तनांक ये होता है 4/3। आप डिवाइड करेंगे तो 1.33 आ जाएगा। इसी प्रकार से कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक Ng इज इक्वल टू होता है 3/2। आपको केवल इतना ही लिखा होता है कांच का अपवर्तनांक, ये निरपेक्षीय अपवर्तनांक है 1.5। अब आप यहां पर देखिए, प्रकाश की किरणें हवा से कांच में गई और फिर इसके बाद वापस बाहर निकल आई हवा में। तो यहां पर आप देख रहे हैं प्रकाश की किरण एयर से ग्लास में गई, फिर से एयर उसी माध्यम में आ गई। तो जब प्रकाश की किरणें इस प्रकार से जाती हैं, तो पहला माध्यम, दूसरा माध्यम और फिर से पहला माध्यम मिल गया। तो यहां पर पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक इंटू दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम के अपवर्तनांक का गुणनफल 1 होता है। तो यहां से क्या आ गया? 2n1, मतलब दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1, और ये नीचे गया 1n2। तो आपने ध्यान दिया 2n1 इज इक्वल टू 1/1n2। दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक इज इक्वल टू 1/, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। अगर यहाँ पे एयर, ग्लास और एयर का यूज किया जाए तो क्या लिखा जाएगा? Ang इंटू GNA इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से GNA इज इक्वल टू 1/Ang, मतलब ग्लास के सापेक्ष एयर का अपवर्तनांक इज इक्वल टू 1/, एयर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक। कांच के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक इज इक्वल टू 1/, हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ध्यान रखिएगा इस चीज। अब यदि प्रकाश की किरणें एयर से वाटर में जा रही हैं, फिर वाटर से ग्लास में जा रही हैं, फिर से एयर में आ गई, अर्थात पहला और आखिरी माध्यम एक ही है, तो यहां पर क्या होगा?
1n2 इंटू 2n3 इंटू 3n1 इज इक्वल टू 1। अगर यहाँ पे एयर वाटर ग्लास का यूज करें तो क्या होगा, AnW इंटू WNG इंटू GNA इज इक्वल टू 1। तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आप देखिए WNG क्या आएगा, इज इक्वल टू 1 अपान, ये और ये चीज नीचे जाएगी, 1 अपान GNA इंटू ये भी आएगा नीचे AnW। अभी भी आपने पढ़ा हुआ 1 अपान GNA को लिखा जा सकता है ANG, हमने ANG लिख दिया, अपान में नीचे की ओर AnW है। तो यहां से क्या आ गया, वाटर के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक इज इक्वल टू कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक अपान वाटर का निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोगों ने अपवर्तन को पढ़ा है। मुझे उम्मीद है आपको आज की क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं एक नई क्लास में नई ऊर्जा के साथ। धन्यवाद।